गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। आज हम एक और सेशन लेके आपके सामने हैं। हमारा जो ये सेशन है ये बिल्कुल हटके है, क्योंकि इसमें जो हम आज इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाले हैं वो एक ऐसी नॉलेज होगी, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जिसे हम हर वक्त घर में किसी भी जगह हम इग्नोर करते रहते हैं, और जिस चीज से और जिसकी वजह से हमारा जो मेंटल हेल्थ दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तो ये चीज सोच के हमने आज जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो बुला के रखी है, हमारे जो इस वक्त हैं बैठे हैं और कुछ कनेक्ट हो रहे हैं, उनमें से पहले हमारे दिल्ली से डॉक्टर मीना मिश्रा जी हैं, जो ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और डायरेक्टर भी रह चुकी है। तो वो भी जुड़ रही है हमारे साथ। और हमारे साथ एक और पैनलिस्ट हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक हैं, एज ए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, डॉक्टर मुहीत जी। और साइकोलॉजी से हमारे डॉक्टर निसार वानी साहब हैं, जो इस वक्त डिविजनल हेड है हमारी साइकोलॉजिकल, जो हमारी एक सेल है यहाँ पे हायर एजुकेशन में, उसमें हेड कर रहे हैं। और हमारी मेंटल हेल्थ की एक्सपर्ट जो हमारे साथ वक्तन फवक्तन हमें अपनी एक्सपीरियंस से हमें नवाजती है, मिस निदा जहरा, आज भी हमारे इस एक्सपर्ट पैनल में बैठी हैं। उनसे भी बात करेंगे इस बारे में। और सबसे अलग जो आज हमने इनविटेशन दी है वो हमारे इरफान बिलाल साहब हैं, जो कि बाय प्रोफेशन म्यूजिशियंस हैं, बड़े नामवर म्यूजिशियन हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड अपना जो फन है वो दिखा चुके हैं और अपना लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हमने उनको एज ए साउंड थेरेपिस्ट दावत दी है, और वो अपने जो उनके एक्सपीरियंस है इस बारे में जो वो इस वक्त जो कर रहे हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और हो सकता है उस चीज से जो हमारे जो मास है, कॉमन जो हमारे लोग हैं, वो उससे फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मुहीत जी की तरफ आना चाहूंगा। डॉक्टर मुहीत जी, क्योंकि इस वक्त जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, तो इस वक्त हम बिल्कुल जुड़े रहते हैं, हमारी चारों तरफ रेडिएशंस का एक आलम है। और जैसा कि हम जानते हैं सब लोग, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस वक्त जो साइंटिफिक एरा है, इसमें तो इसका तो अच्छा खासा हमें फायदा तो मिल रहा है, लेकिन साथ साथ जो हमारा मेंटल हेल्थ का जो रेशियो है, मेंटल हेल्थ का जो मामला है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, खराबियां होती जा रही है। तो कैसे इस तरीके को हम निपट सकें, कौन से तरीके ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, सो दैट कि घर में बैठ के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी माएँ बहनें हैं, किस तरीके से इस चीज को अपना सके, सो दैट कि मेंटल हेल्थ की जो इस प्रॉब्लम है वो उनकी कम हो सके। जी डॉक्टर मुहीत जी। जी पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। एक्चुअली जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और जब हम इसके साथ मेंटल हेल्थ जो है उसको एसोसिएट करते हैं, तो इसके एक्चुअली दो बुनियादी पहलू हैं। एक एक्चुअली है कि ये जो मेंटल हेल्थ ये जो प्रोसेस है ये कैसे होता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है उस प्रोसेस को एक तो बढ़ाने और एक घटाने में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों चीजों में इस्तेमाल हो रही है। इन द सेंस कि जैसे आप देखते हैं कि जो आजकल के जो आईटी गैजेट, जैसे मोबाइल फोन है, बाकी जो गैजेट्स हैं, ऑनलाइन टीचिंग है, ऑफलाइन जो ये ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमने देखा है कि इसमें जो स्ट्रेस लेवल है, जो भी एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं उनकी स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो जाती है। और डेफिनेटली इसमें इसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ऐसे मेजर्स लेने हैं जिससे ये जो स्ट्रेस लेवल है ये आपकी बैलेंस हो जाए। हम नहीं कह रहे हैं कि कम हो जाए, लेकिन एटलीस्ट तो बैलेंस हो जाए। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या हम आईसीटी कहते हैं, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत सारे जो रास्ते हैं जिनको हम यूज करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो पहले है कि जैसे हम ऑनलाइन काउंसलिंग की बात करते हैं, तो ऑनलाइन काउंसलिंग जो हमारी है, जो आईटी बेस्ड काउंसलिंग होती है,
वो होती है इट इज डन विद एंड विदाउट। जो एक काउंसलर रहता है नॉर्मली, एक लोगों को यूजर आईडी दिया जाता है, वो लॉगिन करते हैं, एक काउंसलर उनके साथ बात करता है और उसमें हाई लेवल सिक्योरिटी रहती है, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, उसमें आपका जो इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं होती है, और जो भी आप बात करते हैं, आपका जी जो आपकी बातें हैं और जो बाकी चीजें हैं वो सारी आपकी रिकॉर्ड होती हैं, और जो आपका जो काउंसलर है, जो मेंटल काउंसलर आपका है, वो आपको उसके बारे में बताता है। तो दूसरा है कि एक्चुअली एक AI बेस्ड टूल रहता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल। वो आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस देता है और उन क्वेश्चंस का आपने आंसर देना पड़ता है, और उन क्वेश्चंस को जो आंसर आता है उसका एक सॉर्ट ऑफ एक डेटा रिकॉर्ड बनता है, और जो एक्चुअली जो हमारी नॉलेज बेस होती है उसके साथ कंपेयर होता है। और नॉलेज बेस के पास ऑलरेडी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो रूल्स ये बताते हैं कि किस ये आदमी अगर है इसको स्ट्रेस है कि नहीं, अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस लेवल क्या है। तो ये आप समझिए कि एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग टाइप होती है। और उसके बाद ये जो AI टूल है ये उसको कुछ सजेशंस देता है, और उन सजेशन से ये सॉर्ट ऑफ ये उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करके जो उसका स्ट्रेस लेवल है उसको कम करने की वो कोशिश करते हैं। उसके बाद इसमें एक फीडबैक टूल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी होता है कि जो हमें बताता है कि वेदर आफ्टर सम टाइम ये जो स्ट्रेस लेवल है इस आदमी का ये कम हुआ कि नहीं। लेकिन इससे पहले ये सारी चीजें एक इंसान पे, वेदर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टेक्नोलॉजी पे जाए, एक आदमी को पहले खुद को अंडरस्टैंड करना है कि वो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है। नॉर्मली सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कि नॉर्मली कोई नहीं मानता कि मेरे पास डिप्रेशन है, मुझे मेंटल डिसऑर्डर है। यानी जब तक आप खुद अपनी डिसीज को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तब तक तो दूसरा आपको हेल्प नहीं कर सकता। थोड़ा दूसरा आपको डायग्नोज करके देगा, लेकिन आपका ट्रीटमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है कि जब तक आप कहें कि मैं बीमार नहीं हूँ और मुझे एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस तरह इन जो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत 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 ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। नॉट ओनली दैट, हमारे AI बेस्ड टूल जो हैं ये जो अगर हम एक लोकल पॉपुलेशन को लेते हैं कि नॉर्मली जो कश्मीर में जो लोगों का स्ट्रेस है, इसका जो बुनियादी जो इसमें बुनियादी जो फैक्टर है वो डिफरेंट है, और जो अमेरिकन या यूरोपियंस के पास जो स्ट्रेस लेवल है उनका भी जो उसकी बुनियाद है वो डिफरेंट है। बिल्कुल, ये जो लोकल नॉलेज गैदर करना और लोकल नॉलेज पे फिर डिसीजन लेना, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे इन AI टूल्स पे बहुत सारे पेशेंट्स बैठेंगे और बहुत सारे लोग मुझे एक्चुअली हमको नहीं ढूंढने हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे स्टूडेंट्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो ऑनलाइन जॉब्स देते हैं, जो रिमोट काम करते हैं, तो उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं ये उनका फर्ज है कि उनको देखना कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे एम्प्लॉयर्स हैं, जो मेरे लोग जो मेरे लिए काम करते हैं उनमें स्ट्रेस लेवल है कि नहीं। और उसकी बुनियाद, फॉर एग्जांपल कि आपके एम्प्लॉयज 1000 हैं, यू कैन नॉट, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलेजेस में काउंसलिंग स्टार्ट करें, मींस काउंसलिंग में कॉलेजेस में देयर आर 2,10,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक एवरी स्टूडेंट एंड काउंसल हिम। Therefore, there has to be an IT-based mechanism wherein you can ask students to answer certain questions, and with that, the system will actually determine whether there is a stress level or whether they are suffering from a mental disorder, कि mental disorder है कि नहीं है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम कहाँ उस वक्त यूज करते हैं जब हमारा नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो नॉर्मली, और उसमें क्या होगा कि आपका जो रोल होगा, और हर एक जो स्टूडेंट है या हर एक आदमी जो भी इस डिसऑर्डर से जा रहा है और जिसको काउंसलिंग की जरूरत है, उसको एक इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा, और उसके रिकॉर्ड जो हम उससे डेटा कलेक्ट करेंगे, उससे जो हमारी जो नॉलेज में जो ऑलरेडी जो इक्विप हुई होगी विद लोकल नॉलेज, उसमें वो अच्छे डिसीजंस लेगी और अच्छे सजेशंस दे सकती है उन लोगों को, जिससे इनका जो मेंटल लेवल है, मेंटल स्ट्रेस है, वो हम बैलेंस कर पाएंगे। जी डॉक्टर मोहित जी, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो शेयर तो की, लेकिन कुछ मसले ऐसे भी हैं कि जिससे हमारा जो माइंड सेटअप है दिन ब दिन आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो मैं यहाँ पे हमारी जो मेंटल हेल्थ की जो एक्सपर्ट हैं सईदा निदा जहरा, आपसे जानना चाहूँगा
जो मामला चल रहा है, जो हमारे हालात, माइंड जो इस हमारा खराब होता जा रहा है, जिसमें रेडिएशन के शिकार होते जा रहे हैं, इस तरीके से हम अपने माइंड को नॉर्मलाइज रखें, एक बिल्कुल उस स्टेट पे रखें जिसमें हमें ये पता चलेगा कि ये हमारा जो सेटअप है खराब नहीं होगा। तो कौन से तरीके ऐसे हैं, कौन से जो टिडबिट्स ऐसे हैं जो हमारे घर बैठे, जो हमारे आम लोग हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, किस तरीके से अपने आप को बचा के रखें इस चीज से? जी जी ज़रा। देखिए, अभी पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बार बार दावत देने के लिए आपके शो पे। तो अभी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, और तभी मैं थोड़ा सा उनकी बात पे मैं गौर कर रही थी, और इस चीज को मैं तस्दीक करती हूँ कि नो डाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। क्योंकि अभी देखें, जब से हम पेंडेमिक की ही बात करें तो कितना कुछ हमारे पास अवेलेबल है, मतलब इट्स अ बिग सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मार्केट में अगर आप देखें, हर चीज, हम बच्चों की पढ़ाई से लेके लोगों का काम से लेके जो सारी चीजें हैं इसमें हो रही हैं। लेकिन बस बात वहीं पे आती है कि वो कहते हैं ना, वो एक नॉर्मल और अबनॉर्मल में एक हल्का सा फासला होता है, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी डॉक्टर मोहित ने बहुत अच्छी बातें कही कि किस तरीके से हम ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में उन्हें किया, क्योंकि मैं खुद अभी ऑन ग्राउंड मैं वाबस्ता हूँ इससे। मैं अपना एक वेबसाइट चला रही हूँ ऑनलाइन, जहाँ पे मैं ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करती हूँ, ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट करती हूँ। और मुझे लगता है कि फॉर यूथ अगर हम बात करें तो बहुत फायदेमंद हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो रही है जहाँ पे लोगों को जरूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है, इम्पैक्ट है लोगों पे। लेकिन साथ ही साथ कुछ गलत चीजें भी है जो मेरे ख्याल में आई। जैसे आप देखें, मैंने पिछली दफा भी बात की थी कि जब भी हमें लगता है कि हम किसी परेशानी से गुजरे, किसी भी बच्चे को, किसी भी नौजवान को लगता है कि कोई परेशानी है या मैं किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ, तो वो एकदम से गूगल करना शुरू हो जाता है। तो जिसको हम अभी जो फेमस एज अ डॉक्टर गूगल जो हो गया है, विच इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच टू योर मेंटल हेल्थ। तो वो एक गलत चीज है जो हमारी अप्रोच रहती है इसके टूवर्ड्स। तो अब अगर कमिंग बैक टू मेंटल हेल्थ, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, जो लोग घरों में हैं, मैंने हमेशा इस बात को बढ़ावा दिया है कि आप पहले प्रॉब्लम को समझें। आप पहले समझे कि मेंटल हेल्थ क्या है, क्योंकि मेंटल हेल्थ देखें, जो लोग घरों में बैठे या जो लोग दूर इलाकों में हमें सुन रहे हैं या हमें समझने की कोशिश करें, उनके लिए मेंटल हेल्थ एक बहुत फैंसी वर्ड है, एक बहुत बड़ा वर्ड लगता है उनको, और खास लोगों को पता भी नहीं है कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। तो पहले मेंटल हेल्थ को समझना बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ का मतलब हो गया आपके जो थॉट्स हैं, आप अपने थॉट्स को कैसे चैनलाइज करते हो, मतलब आप कैसा सोचते हो, आप कैसा बिहेव करते हो, और आप कैसा एक्शन करते हो उसके लिए। और साथ ही साथ ये सिर्फ आपके यहाँ नहीं है, मेंटल हेल्थ सिर्फ आपके दिमाग में नहीं। हमें लगता है कि जो सब कुछ हमारे सिर्फ ब्रेन में हो रहा है, सिर्फ इतना ही मेंटल हेल्थ है, बल्कि मेंटल हेल्थ इससे ज्यादा है, मेंटल वेलबींग इससे ज्यादा है, मेंटल हेल्थ जहनी सेहत का मतलब इससे ज्यादा है। मतलब ये कि आपका रिश्ता आपके जहन के साथ कैसा है, मतलब ये कि आपका रिश्ता आपके ब्रेन के साथ कैसा है, आपके माइंड के साथ कैसा है, बल्कि आपके जिस्म के साथ कैसा है। आपने सुना होगा कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है फिजिकली, अगर आप ना ठीक है, आप फिजिकली नॉट वेल, तो मेंटली उसका कितना असर पड़ता है। या मेंटली अगर आप योर वेलबींग, मेंटल वेलबींग इज नॉट वेल, आपका फिजिकली, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब स्ट्रेस्ड होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं तो फिजिकली वो बहुत, उनकी बॉडी नम हो जाती है। तो इसका एक बहुत मजबूत रिलेशनशिप है। या उसके बाद हमारी सोसाइटी का कितना रोल है इस चीज में, हमारे मेंटल हेल्थ वेलबींग में। हमारा लोगों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे अपने घर वालों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, या बाहर के जो सोसाइटी है उनके साथ कैसा रिश्ता हमारा है, या किस तरीके से हम रिश्ता वो बनाते हैं, वो भी मेंटल हेल्थ में ही आता है। तो मेंटल हेल्थ सिर्फ आपके इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है, ये आपके इर्द गिर्द है, आपके अंदर है। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ का मतलब समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि देखें, बहुत सारी कंफ्यूजन्स है जिनको सॉल्व करने की बहुत जरूरत है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मदद की जरूरत है,
मेंटली डिस्टर्ब हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, हमें ये भी समझना है कि सिचुएशन ऐसी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है सोसाइटी में, हम जिनको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, या यूथ चैलेंजेस में पड़ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि किस तरीके से हम इन चीजों को आइडेंटिफाई करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीच आउट नहीं कर पाते हैं, गांव में रहते हैं, फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, या उतनी अवेयरनेस नहीं है उन लोगों के पास, तो वो किस तरीके से अपनी सेहत को, क्या वो इस काबिल नहीं है कि वो ज़हनी उनकी सेहत सही रहे, तो किस तरीके से वो घर में बैठ के अपनी ज़हनी सेहत को प्रोटेक्ट करें, या अपनी जो वेलबींग है उसको प्रोटेक्ट करें, या अपने बच्चों को। मैं कल ही बात कर रही थी, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जो आप फरमा रही है बिल्कुल सही है, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की ओर बिल्कुल कम ध्यान देते हैं, और वजह ये हो जाता है कि हमारा जो ये मेंटल हेल्थ की जो मामले हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें जो दिखता है फिजिकल लेवल पे, हमें उसी चीज की तरफ ध्यान जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम जब बीमार पड़ते हैं, द मोमेंट वी फील कि वी आर, हम इल है, हम बीमार हैं, तो हम उसी वक्त जंप करते हैं सीधा मेडिकेशन पे। अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से ही, देखिए मैं एक और पॉइंट, इससे पहले कि मैं हमारे जो नए मेहमान हैं उनको बात करने के लिए कहूँ, लेकिन मैं पहले ये भी थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि ये उनके साथ लिंक करेगा। वो ये है कि हमें जो रोज बरोज जो डे टू डे लाइफ में हमें जो देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, खाने को मिलता है, ये सारा हमें अंदर स्टोर हो जाता है, और जो हमारी केमिकल प्रोसेसिंग जो ब्रेन में हो जाती है, उसी चीज से हमारी जो बॉडी है बिल्कुल नॉर्मल रहती है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें दिन को सुनना क्या है इस पे भी ध्यान देना है, हमें दिन को खाना क्या है इस पे भी ध्यान देना है, हमें दिन को कौन सी एक्सरसाइज करनी है कौन सी नहीं करनी इस पे भी ध्यान देना है। तो ये सारी, हमें कौन सी चीज देखनी है नहीं देखनी इस पे भी ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें जब इंसान पहले से ही इस पे फोकस करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसका मेंटल हेल्थ या उसकी कोई प्रॉब्लम सामने या कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर न वो मुब्तला हो सकता है। तो हमारे जो इस वक्त मेहमान हैं, हमारे इरफान बिलाल साहब इस वक्त एज ए म्यूजिशियन है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में इस वक्त साउंड थेरेपिस्ट हैं, और इस वक्त हमारे जो कश्मीर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है हायर एजुकेशन में, उसके साथ जुड़े हैं और थेरेपीज पे काम कर रहे हैं। तो म्यूजिक थेरेपीज पे इस वक्त बना रहे हैं, हम लूप्स बना रहे हैं, सो दैट कि हम जो हमारे जो ब्रेन सिग्नल्स हैं उसको कैसे इंटरेक्ट करें, उनको कैसे सिंक्रोनाइज करें, तो उन चीजों पे काम कर रहा है। तो इरफान बिलाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो लोगों को एंटरटेन करते हैं, आपके जहन में या हर किसी के जहन में ये है कि म्यूजिक हमेशा एंटरटेन करता है, लेकिन मेरा कहना है कि मैं क्या कहूँ, ये तो रिसर्च है, वो ये है कि म्यूजिक हमेशा एंटरटेन नहीं करता है, ये कभी कभी प्रोवोक भी करता है, ये कभी कभी किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर को खींच के भी ला सकता है, क्योंकि किसी गाने से, किसी साउंड से आप डिप्रेशन में ज्यादा मुब्तला हो सकते हो, अक्सर ये देखने को मिला है। तो हमें बताइए कि क्या कर रहे हैं आप इस वक्त, कौन एंटरटेन के बगैर जो आप इस वक्त लूप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, एकॉस्टिज्म पे काम कर रहे हैं, जो एक सिस्टम आप चला रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कैसे हो रहा है और क्या फायदे हो सकते हैं इसमें आने वाले वक्त में। जी इरफान बिलाल जी। और उसके बाद आपको बताऊंगा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें बार बार यहाँ दावत देते हैं। तो आपकी तो जरूरत है, क्योंकि हमें तो देखना है ना कौन सा साउंड ठीक है कौन सा नहीं है। सही सर, हम आजकल लूप्स पे काम कर रहे हैं, मतलब हम अपने हिसाब से समझाएंगे सर, आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। दो किस्म के लूप होते हैं, दो किस्म के लूप बनाते हैं, 2 टाइप्स के, एक होता है बो और एक होता है प्लग। तो सर दोनों का अलग अलग रोल है। तो जैसे लोग समझते हैं म्यूजिक बस एंटरटेन है, बस ये एंटरटेन ही नहीं है सर। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि सूफी लोग यहाँ कश्मीर में ज्यादा, सूफी लोग जब कोई अच्छा काम करते हैं तो वो रात भर शब करते हैं, उसको हमारे यहाँ कश्मीर में शब बोलते हैं। तो वो भी उधर भी वो गाना बजाना है, लेकिन वो क्यों आप उसका गाना बजाना सुनते हैं, वो एंटरटेन के लिए नहीं सुनते हैं। तो उनमें से उनको अपने हिसाब से कुछ फ्रीक्वेंसीज उनके साथ रात भर मैच करती है, तो वो गॉड के साथ जल्दी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही सेम है कि कभी हम किसी के सामने नाच पढ़ते हैं तो उनके दिल में असर हो जाता है। ये कौन सी ऐसी चीज है
अगर हम नाच पढ़ते हैं, अगर हम कोई मंतबत पढ़ते हैं या कोई कुछ करते हैं, तो दूसरे को ऐसा ऐसा क्या है हमारे अंदर जो ये वो वाली फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करती है अट्रैक्ट और हो इससे जाता है, हमारी सिंक्रोनाइज हो जाता है। जी दिल में शांति आ जाती है। तो वही फ्रीक्वेंसीज हम अपनी फ्रीक्वेंसीज और अपने लूप्स उनको मैच करके और इंसान के बिहेवियर के हिसाब से वो क्या चाहता है उससे पूरा उसका पूरा रिसर्च करके और आपके साथ इम्पोर्टेंटली ये करके और उसका देखते हैं हम लोग के इसको कौन सा लूप कौन सी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर जो अपनी फ्रीक्वेंसी है कौन सी हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है, तो उससे जी उसका क्या फायदा बनता है सर। ये मेडिकली भी प्रूफ है। आप ये इरफान बिलाल साहब हमें ये बताएं कि क्योंकि आप वक्तन फवक्तन तो लोगों को एंटरटेन करते रहते हो और इस वक्त आप इवेंट्स या बाकी जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कॉन्सर्ट्स ऑल दैट, उनके साथ आप जुड़े रहते हैं। आप हमें अब ये बताइए कि जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो क्या सब लोग मेस्मराइज हो जाते हैं? कुछ लोग रोते भी हैं, कुछ लोग हंसते भी हैं, कुछ लोग बेरुखी दिखाते हैं, तो क्या जो ऑडियंस होती है उनमें कैटेगरी हो जाती है, एक अलग अलग कैटेगरीज होती है कि या सबकी एक ही रिएक्शन होती है? ये मुझे सुनना है आपको। ऑफ कोर्स कैटेगरीज है इसमें, क्योंकि आपने पहले ही खुद ही बोला है कि कोई किसी को सॉफ्ट पसंद है, किसी को हार्ड पसंद है, कोई प्रोवोक होता है। ये हम लोगों को कह रहे हैं, ये हम लोगों को समझा रहे हैं। बिल्कुल सर हम लोगों के लिए ये बात एब्सोल्युटली। हमने सर आपको बताएंगे कि जब से हमने एकेडमी आज से 10-12 साल पहले हमने एकेडमी स्टार्ट की थी, हमने ये टॉपिक इससे पहले भी लिया था कि हमारे पास कुछ पेशेंट आए थे यहाँ पे, जैसे कोई सपोज ड्रग्स करते थे वो या बाकी चीज करते थे, वो आए हमारे पास, उनके पेरेंट्स भी आए, उन्होंने बोला क्या ये इससे ठीक हो सकते हैं। ये हमारी मतलब एक एक्सपीरियंस हुई है ऑलरेडी, हमने देखा है कि म्यूजिक हील करता है। अब डिपेंड है कि कौन किस टाइप का म्यूजिक पसंद करे। उसमें इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग वॉइसेस है, वाइब्रेशंस है। आधे पेशेंट्स बोलते हैं मुझे रबाब से सुकून मिल रहा है, आधे बोलते हैं मुझे हारमोनियम से सुकून मिल रहा है, आधे बोले कि मुझे गिटार का शोर अच्छा नहीं लग रहा। सो ये डिफरेंशिएट करता है सर, इसमें है बहुत सारी चीजें, हम इसमें हील कर सकते हैं लोग आराम से। सर हम करते हैं हमने और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे ड्रग का ज्यादा है हमारी वैली में, ज्यादा यहाँ का यूथ लगभग 70% ड्रग के साथ मुब्तला हो गए हैं। तो हमारी ये भी कोशिश रहती है कि अपने म्यूजिक से अपने कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके साथ हम म्यूजिक से अपने साउंड से, म्यूजिक नहीं बोलूंगा मैं, साउंड से उनको अच्छा लगता है तो वो उस चीज से बाहर आके इस चीज में जाते हैं। तो ये भी एक हम इससे बहुत अच्छे काम ले सकते हैं अगर हमें आएगा तो। जी बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि ये इट्स नॉट कन्फाइंड टू म्यूजिक ओनली। देखिए कोई शोर ऐसा भी होता है, जैसे बारिश का शोर है, दैट्स नॉइज, बट स्टिल दैट मेक्स यू स्लीप, वो आपको बिल्कुल मेस्मराइज करता है, इजंट वो तो एक नॉइज भी है। या आप देखिए जैसे हम दरिया का शोर है, उसको हम शोर कहते हैं, साइंटिफिकली वो तो शोर है, लेकिन फिर भी वो अच्छा लगता है, कानों में बिल्कुल ऐसा वो एक सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जैसे इंसान सो जाता है। सो इससे हमें ये वाज़ह हो जाता है, इट्स नॉट कन्फाइंड टू म्यूजिक, इट्स जो है इसके जो डायमेंशन है वो बहुत सारे हैं, उसमें हम नॉन म्यूजिकलिटी पे भी जाते हैं। जैसे किसी की बात है, जैसे अगर कोई बात कर रहा हो, किसी की बात अच्छी लगती है, किसी को कोई कलर अच्छा लगता है, किसी को कोई जगह अच्छी लगती है, किसी को कोई ऐसी पेंटिंग अच्छी लगती है, तो उससे वो मेस्मराइज हो जाता है, बिल्कुल फैसिनेट हो जाता है अंदर से। तो ये चीजें एक मैकेनिज्म का खेल खेल रही है, अंदर से एक सिंक्रोनाइजेशन गेम चल रही होती है, और उसमें एक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन जाते हैं, जो हम बाद में हमारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके जरिए बता देंगे कि ये कैसे हैपन हो जाता है, किस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है, वो बाद में बताएंगे। इस वक्त डॉक्टर निसार साहब जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर निसार साहब, बड़ी देर के बाद आप जुड़े हैं, तो हमें बताइए कि साइकोलॉजिकली ये जो मसला इस वक्त चल रहा है, इस वक्त जो दिन ब दिन मेंटल हेल्थ के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कैसे हम साइकोलॉजिकली इन चीजों को हैंडल करें, कौन सी काउंसलिंग को हम घर बैठ के करें, सो दैट कि हम रूट कॉज को पकड़ के इसका जो सोर्स है वहां से इसको ठीक करते रहें। जी डॉक्टर निसार जी। जी डॉक्टर साहब, बड़ा सही फरमाया आपने। जैसा मैं बार बार प्रोग्राम्स में भी कहता आ रहा हूँ, पहले तो हमें लोगों को अवेयरनेस देने की बड़ी जरूरत है
लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हम लोग अपना जो साइकोलॉजिकल मेकअप है हमारा लेकिन कोई आप थक गए, साइकोलॉजिकल हम अवेयरनेस देते देते आप कुछ करने की नहीं जरूरत है डॉक्टर साहब, नहीं नहीं कुछ नहीं करने की जरूरत है। that is very true. If you allow me, I can take a technical hands-on session this ओके time. ओके Okay? ओके, जी Yeah, जी if you allow me. Basically, जी I'm जी जी, sorry I joined late. I'm in the another program also. I कोई can नहीं show you also. ओके तो ओके जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है, तो हम लोग क्या है, पहले तो अवेयरनेस, दूसरा हमें साइकोलॉजिस्ट जो है या साइकोथेरेपिस्ट है या म्यूजिक थेरेपिस्ट है, जैसे मतलब आप लोग हैं जो आप हमारे हेड हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ग्राउंड में आने की जरूरत है, हमें सेमिनार डिबेट्स करने की जरूरत है, हमें हैंड्स ऑन सेशन अब करने की जरूरत है। चलो मैं इनको लोगों को बताता रहता हूं, मैं अपनी बात करूं, सीबीटी क्या है, फैमिली थेरेपी क्या है, इंडिविजुअल थेरेपी क्या है, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी वगैरह क्या है, लेकिन हमें अब जाना चाहिए, जिस तरह हम इंडिविजुअल लेवल पे आज काउंसलिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन, जैसे डॉक्टर मोहित साहब भी कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी का इसमें बड़ा रोल हो सकता है और बड़ी इफादियत इसकी इस चीज में है, काउंसलिंग में। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें हैंड्स ऑन सेशन अब लेने चाहिए। एक तो साथ साथ अवेयरनेस भी हो जाएगी और लोगों को ये समझ आ जाएगा कि साइकोलॉजिकल मेकअप भी कोई चीज होती है और हमें इसको फैसिनेट करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है और हमें किसी गाइड की जरूरत है। जैसे आपने सही फरमाया कि म्यूजिक जो है एक सोलेस एक देता है कई सारे लोगों को, मिसमराइज करता है कई सारे लोगों को, कि जिस तरह इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ लोग जो है डिफरेंट इंटेलिजेंस उनकी होती है, क्योंकि मैं समझा दूंगा इसका कनेक्शन क्या है इंटेलिजेंस के साथ इस म्यूजिक का। बेसिकली कुछ लोग एस्थेटिक होते हैं, कुछ एथलेटिक होते हैं, कोई लोग राइटर्स होते हैं, कोई लोग थोड़ा सा काइनेस्थेटिक यानी बॉडीली होते हैं, वो क्रिकेट खिलाड़ी या खिलाड़ी बनते हैं। इसी तरह इस म्यूजिक का जहां तक मामला है या लोगों की शख्सियत का जो ताल्लुक है, उनकी अलग अलग एक अपनी सोच होती है, एक अलग अलग अपनी शख्सियत होती है। कुछ लोगों को, जैसे मुझे कोई दोस्त बोल रहा था कि आपको जैसे हम लोग क्यों सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, तो पिछले प्रोग्राम में मैंने इरफान बिलाल साहब से, जो हमारे मोहतरम यहाँ पे बड़े एक्सपर्ट, हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनको बता दिया था कि कुछ चीजें हम ऐसे अपने अनकॉन्शियस में दबाते रहते हैं, जो एक लावा एक बनता है, उस लावे को बाहर निकालने के लिए हमें बिल्कुल म्यूजिक की ही जरूरत पड़ती है। हम लोग जो म्यूजिक है, इट डायरेक्टली अपील्स टू द हार्ट, ये हार्ट को या उस अनकॉन्शियस पार्ट को बाहर निकालता है, जैसे आप अभी सही फरमा रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों को मिलके, एक तो टेक्नोलॉजी, एक तो म्यूजिक, एक तो साइकोथेरेपीज, ये इन तीनों चीजों को मिला के हम लोगों का इंशाल्लाह बड़ा फायदा भी इन चीजों से हो सकता है। लेकिन और दूसरी बात ये है कि जब तक लोग इसके लिए तैयार ना हो, जब तक लोगों को ये सोशल टैबू अपने दिमाग से निकाले ना, उनको निकालना पड़ेगा कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, म्यूजिक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, या किसी काउंसलर के पास जाते हैं, या किसी और एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, इसमें कोई ये सोशल टैबू नहीं है। जैसे हमारे एक दोस्त फरमा रहे थे इसी प्रोग्राम में कि बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये तो आम चीजें हैं, ये तो कहीं स्कूल देखो आप, कहीं हॉस्पिटल, कहीं कम्युनिटी सेंटर देखे आप, वहां पे ये चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, म्यूजिक थेरेपिस्ट अवेलेबल है, साइकोथेरेपिस्ट अवेलेबल है, और वहां पे टेक्नोलॉजी का तो यूज है ही है। लेकिन विद योर परमिशन आई विल टेक वन सेशन, यहाँ पे लोगों को मैं थोड़ा सा समझा दूं कि ये जो साइकोथेरेपी है ये क्या होती है और क्या करती है। ओके, तो इफ यू अलाउ मी, तो psychotherapy is a treatment by the psychological means. This is the definition of psychotherapy. ट्रीटमेंट जो हम साइकोलॉजिकल मीन्स से करते हैं उसको कहते हैं साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी में मैं एक थेरेपी की यहाँ पे बात करूं, जैसे दो की करूं, एक छोटी है, एक थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा टाइम में आपका नहीं लूंगा, क्योंकि लोगों को ये मालूम होना चाहिए, इस प्रोग्राम की मसादत से उनको पता चलेगा कि साइकोथेरेपी जो है वो बहुत ही जरूरी है जी। हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक्सपोजर थेरेपी हमें एक है, एक्सपोजर थेरेपी सिंपल,
कोई जो हमारी जो डेवलपमेंट होती है बचपन से होती है, जो भी चीजें हम सीखते हैं अपने पीयर ग्रुप से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी से, अपने कल्चर से, वो हम बिल्कुल अपने ब्रेन में बिठा देते हैं एज एन एनग्राम, एज एन एक्सपीरियंस, एज ए मेमोरी। ठीक, तो वही हम लोग आगे चल के एडोलेसेंट एज में या अडल्टहुड में बन जाते हैं, वही शख्सियत हमारी बन जाती है। उसमें कई नेगेटिव चीजें भी चली जाती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ अच्छी चीजें भी खाते हैं, कुछ बुरी चीजें भी होती है, उसमें नुकसानदेह वाली चीजें भी होती है। इसी तरह जब इंसान की डेवलपमेंट होती है तो उसके साथ साथ वो बुरी भी चीजें लेके जाता है, बुरी आदतें भी लेके जाता है। तो अडल्टहुड में या एडोलेसेंट एज में वो एक्सप्रेस करता है, वो हाँ मुझ में ये वाली चीज है, वो अपने बिहेवियर के जरिए एक्सप्रेस करता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सपोजर थेरेपी एक है, जैसे एक हम लोग एक डर भी लेके जाते हैं। हम लोग जैसे किसी बच्चे ने, मैं सब लोगों को आपकी वसादत से कहना चाहता हूं, जैसे किसी बच्चे के सामने कोई दरिया में डूब गया, उसको तैरना नहीं आता था, उसको स्विमिंग नहीं आती थी, ठीक, या कोई बच्चा हमारी फैमिली में, हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में वो अंधेरे से डरता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं यार अब क्या करें, अब किसी डॉक्टर के पास ले। इसको डॉक्टर वगैरह के पास लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसको एक काउंसलर के पास लीजिए, इसको एक एक्सपोजर थेरेपी दिलवा दीजिए। एक्सपोजर थेरेपी मीन्स, जैसे आपने आइवन पालो या बड़ी सारी थ्योरीज वगैरह तो आपने देखी होगी माशाल्लाह, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको एक्सपोज करते हैं उसी सिचुएशन में बार बार। जैसे वो अगर अंधेरे से डरता है, उसको अंधेरे में ले लो 5-6 बार, उसके साथ जाओ, उसको दिखाओ, उसको बिठाओ, उसके जहन में एक बिलीव एक बिठाओ कि इस जो आप अंधेरे से डरते हैं उससे कोई चीज होने वाली नहीं है। आप खामखा आपके दिल में ये एक वहम, एक डर एक बैठ गया है जिसको फोबिया कहते हैं। या कोई बच्चा जो है या कोई बंदा जो है वो किश्ती में सवारी करने से मतलब डरता है, जैसे झीले डल में या कहीं और दरिया में वो किश्ती में बैठना पसंद नहीं करता है। कोई जहाज में, प्लेन में, ऐसे मैंने लोग देखे हैं, मैंने बड़े सारे लोगों का डर भी निकाला हुआ है, बड़े सारे ऑफिसर जो है, बहुत ही बढ़िया, आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं शेयर करूं यहाँ पे। वैसे शेयर करने का तो ज्यादा ये मौका नहीं है। तो वो लोग प्लेन में बैठने से भी डरते हैं, यार क्या पता वो ये, इसका मतलब ये है कि उनकी डेवलपमेंट में कोई एक फोबिया बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह जो नाव में बैठने से गुरेज करते हैं, जो नाव में नहीं बैठते, उनको नाव में 5-6 दिन बैठाओ, उनको साथ जाओ, उनको दिखाओ नहीं आप नाव में बैठेंगे, नाव आपकी वजह से डूबने वाली नहीं है, इतने सारे नाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। जब हम कंटिन्यूअसली ये थेरेपी उसको दे देंगे, वो ठीक हो जाएगा, उसके जहन से वो वाला फोबिया जो है, वो वाला डर जो है निकल जाएगा। दूसरी थेरेपी, ये छोटी थेरेपी, दूसरी थेरेपी है। एक चीज यहाँ पे इंटरवीन करना चाहूंगा, बिकॉज बीइंग एज ए कश्मीरी, यहाँ पे एक डर हम पहले से ही बच्चे को रखते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि हर घर में ये आपने सुना होगा, शिरिस अच्छी खोक, जिसको हम खोक कहते हैं, खोक डर था वहां, जिंदगी भर ये खोक को ढूंढता रहता है और खोक इसको मिलता ही नहीं। तो ये बात आपकी सही है, क्योंकि जो बच्चा होता है इसको हम पहले से ही डराते हैं, और मगज ये चीज ऐसा डर उसके दिमाग में, उसके जो साइको मैकेनिज्म है उसको बहुत वीक करते रहते हैं, और फ्रॉम स्टार्टिंग उसकी होती है ना, जो उसकी नर्चरिंग होती है वो खराब होती है। नो डाउट हम उसका बहुत केयर करते हैं, लेकिन जो उसका साइकोलॉजिकली जो उसका इम्यून सिस्टम है, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी में कह रहा हूँ, because I'm not psychologist, but still वो साइकोलॉजिकली जो उसका इम्यून सिस्टम है वो दिन ब दिन बिल्कुल वीक होता जा रहा है, और हम देखते हैं कि वो उसके जो अंदर वो फोबिया बैठता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका जो साइकोलॉजिकल स्पेक्ट्रम होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो उस चीज को ग्रैब करने, उस चीज का पोटेंशियल जो हो जाता है वो कम होता है। दैट्स व्हाई वो भी डरता रहता है, और साइकोलॉजिकली उसका जो डिसऑर्डर, जो अट्रैक्शन है, जो मतलब ना उसका जो बढ़ती है बिल्कुल। तो इसमें एक गुजारिश मैं करूं आपको, यही आपकी यही बात को मैं आगे बढ़ाऊं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारी सोच है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, हम अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। या हम लोगों की सब लोग मुझे माफ करें, एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है
कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, इसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हम लोग मेटाकॉग्निशन मीन्स हमें सोचना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, वो तो हम कभी करते नहीं है। हम खामखा ऐसे बिलीफ्स अपने जहनों में बिठा देते हैं। आजकल आप देखिए रिसर्च आपके पास है, डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक हार्ड स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि वो ये है, साइकोलॉजी जो है इट्स नॉट अ सिलेबस, लेट मी क्लियर इट। एक सिलेबस नहीं है, इसको सिर्फ ये नहीं है कि मैंने जो साइकोलॉजी पढ़ी है। साइकोलॉजी अमलाने की चीज है, जब तक ना उसको प्रैक्टिकलाइज करोगे तब तक साइकोलॉजी फेल है। तो आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका रोल बनता है कि इसको आप एक काउंसलिंग सेल के हेड भी हैं, तो आप घर घर जाकर लोगों को समझाना है। स्टूडेंट्स को तो आप समझाते ही हैं माशाल्लाह, लेकिन कुछ करने की जरूरत। मैं बार बार आपको ही क्यों कहता, बिकॉज यू आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस पर्पस। सो ये है कि इस वक्त साइकोलॉजी जो है ना, ये दिमाग में ठूसनी है। जो इस वक्त काउंसलिंग की आप देख लीजिए, हर घर में आपको दवाई मिलेगी, हर घर में आपको कोई बच्चा हो, बच्चे से लेके बड़े तक, हर कोई यही सोचता है कि बीमार पड़ेगा तब जाके सिर्फ दवाई, तब जाके जाएंगे मेडिकल लेंगे। काउंसलिंग का कोई, मैं कहता हूँ, वजूद ही नहीं है। और थेरेपीज को तो ये लोग समझ लीजिए कि कार ग्रांटेड लेता है, थेरेपी से क्या होगा। सो इस चीज को हमने खत्म करना है, इस चीज की बड़ी जरूरत है कि पहले काउंसलिंग, उसके बाद थेरेपीज और उसके बाद मेडिकेशन, तभी हमारा जो हेल्थ सिस्टम है बिल्कुल सही ढंग से चलेगा। डॉक्टर मोहित जी, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से क्यों ना एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया जाए जिससे काउंसलिंग की जाए, जिससे थेरेपीज को हम ये इम्प्लीकेट करें? तो क्या कोई चीज है, कोई रास्ता है? एक्चुअली आपने अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली ऑलरेडी देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑन द शेल्फ कि बहुत सारे जो वर्ल्ड वाइड जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। इस पे हार्डवेयर भी बनाया है, इस पे कुछ हार्डवेयर भी बनाया है और इस पे कुछ सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने हैं। आपके मोबाइल्स पे भी अवेलेबल हैं, जैसे छोटी मोटी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हो गई या कुछ हो गई। लेकिन नॉर्मली ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं या ये हैं, पहले ये जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं इसमें जो इसमें जो हम कहते हैं कि जो जेनेरिक प्रिंसिपल्स यूज होते हैं वो नॉर्मली वेस्टर्न होते हैं, और जो वेस्टर्न प्रिंसिपल्स हैं उनको अपने लोकल पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट करना ये पॉसिबल नहीं है। तो देयर हैज टू बी जो है, या जो हमारे इदारे हैं जो काउंसलिंग के साथ मुंसलिक हैं, कुछ ये एप्लीकेशंस हैं जो आइडेंटिफाई करनी है। इनमें आप देखिए, जैसे निसार साहब ने एक अच्छा कहा कि जैसे कोई लड़का है वो स्विमिंग से डरता है या वो ऊंचाई से डरता है, तो हम उसे लेते हैं। अब देखिए कि अब आपके पास 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं और 2.5 लाख स्टूडेंटों में कुछ 50,000 स्टूडेंट हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती है, जो स्विमिंग से डरते हैं। तो 50,000 स्टूडेंट्स को कैसे काउंसिल करेंगे? तो ऑब्वियसली इसके लिए तो ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नॉर्मली जब हम देखते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम 2 एनालिसिस की बात करते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मींस क्वालिटेटिव एनालिसिस करना तो बहुत इजी है, मींस कोई भी क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकता है। लेकिन जब हम उसी क्वालिटी को क्वांटिटी में चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको डायबिटिक्स है, किसी को तो कितना डायबिटिक्स है और उसको आपने क्वांटिफाई करना है, ये ऑब्वियसली एक स्केल पे आपने डालना है, और उसमें आप जितने भी आप पैरामीटर्स या एट्रीब्यूट जिसको आप कहते हैं उनको पूरा बिठा के फिर आपने उस एनालिसिस को, फिर जो एनालिसिस का आउटपुट होगा उसमें आपने एक स्केल जो है, एक स्केल फैक्टर निकाल के आपको बताना है कि इसका वैल्यू जी 50 है, 50 हम चलिए मॉडरेट रखते हैं, हम 50 से नीचे अगर है तो लो है, अगर 70 से ऊपर है तो हाई है या सीवियर है, बेस्ड ऑन की जो आपकी एनालिसिस है और जिस तरीके का आप उसको सॉर्ट ऑफ अपनी एनालिसिस को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन इसमें एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब आप इसको ही एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीडियम के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी ऑटोमेटिकली एक ग्रुपिंग हो जाएगी। तो ग्रुपिंग ऐसी हो जाएगी कि कुछ ऐसे लोग हैं कि अब आपको स्विमिंग से डरा है, अब अगर हम सिर्फ इस स्विमिंग का डर लेंगे तो स्विमिंग के डर को भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मींस आपको पानी में उतरना आता है लेकिन स्विमिंग करनी नहीं आती, आपको स्विमिंग थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत नहीं आती है, आप पूरा पानी से ही डरते हैं, आप पानी में उतरते हैं, डुबकी भी लगाते हैं, लेकिन फिर आपको स्विमिंग नहीं आती है। ये जो सारी कैटेगरीज हैं, ये एक ही आपके पास एप्लीकेशन होगी जिससे आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, सारी कैटेगरीज आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगी, और ऑटोमेटिकली जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है जिस पे आप काउंसलिंग करेंगे, उनकी ऑटोमेटिकली कैटेगराइजेशन या ग्रुपिंग हो जाएगी।
तो ऑटोमेटिकली उस ग्रुपिंग के लिए आपके पास ऑलरेडी एक मैकेनिज्म होगा। मीन जब आप किसी नाव में जाएंगे और उनको दिखाएंगे कि स्विमिंग बढ़ानी है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ग्रुप मौजूद होगा। तो ग्रुप में ये काउंसलिंग जब चलेगी, ऑब्वियसली जो इसका आउटकम होगा, इसका आउटकम मोर एलैबोरेटिव होगा और मोर रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली बहुत सारे एप्लीकेशन, बिल्कुल इसमें हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत हद तक मदद कर सकती है, जिनका यहाँ पे डॉक्टर साहब, इफ यू परमिट मी, आई विल ऐड, डॉक्टर मोहित को मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। देयर आर द एप्लीकेशन इन अवर दिस सब्जेक्ट रादर इन अवर फील्ड। वहां पे क्या होता है, हम लोग कोई क्वेश्चनियर वगैरह ऑनलाइन देते हैं, उसमें जैसे डिप्रेशन हमें देखना हो, स्किज़ोफ्रेनिया देखना हो, फोबिया देखना हो, किस किस्म का फोबिया है, एग्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, व्हाटएवर फोबिया इज पॉसेसिंग, ओके, तो या ओसीडी है या एंजाइटी है, हमारे पास ऐसा अवेलेबल है। लेकिन एक कमी है कि लोग हमारे पास क्या मतलब लोग इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनको ये तो पहले पता ही नहीं चलता है कि ऐसी कोई चीज है जिससे मैं इंडिविजुअल, जैसे डॉक्टर साहब ने सही फरमाया, इंडिविजुअल लेवल पे मैं अपने हाथ में मोबाइल लेके वो एप्लीकेशन हाथ में रख सकता हूँ और मैं उन क्वेश्चंस का आंसर खुद ही दे दूंगा, तो रिजल्ट भी खुद ही लेके आ जाऊंगा। कोई ऐसी परेशानी बिल्कुल नहीं है। उनको पता चलेगा कि मुझे सीवियर डिप्रेशन है, माइल्ड है या मॉडरेट है, ओके, अच्छे से ऐसी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, बिल्कुल है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। हाँ, ऐसा जैसे वहां ईसीजी मशीन है, जैसे वहां ऑपरेशन थिएटर है, जैसे वहां सिजेरियन के लिए सीजर्स वगैरह एवरीथिंग मेडिसिन है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा है, साइकोलॉजिकल सिस्टम में भी ऐसा है। लेकिन लोगों को इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता नहीं है। डॉक्टर साहब, लेट इट बी ऑन ए प्रैक्टिकल मैटर। हम इसको प्रैक्टिकलिटी, अभी मैं एक डेमो देने जा रहा हूँ, अभी ये हमारे लिए डेमो, इस वक्त लोग भी देख रहे हैं और सबको देखना पड़ेगा। इरफान बिलाल साहब, आप कोई गाना गाइए, अभी मैं एक डेमो देने वाला हूँ उस पब्लिक के सामने। इरफान बिलाल साहब, यू आर म्यूजिक थेरेपिस्ट, यू आर साउंड थेरेपिस्ट, आप कोई 2 मिनट का गाना गाइए, कोई भी जो आपका हिट गाना हो गाइए आप। अभी मैं कुछ बताने वाला हूँ जी। इरफान बिलाल साहब, सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी पीछे बहुत नॉइज आ रहा है। ये शायद डॉक्टर निसार साहब का है, इनको हम तब तक म्यूट पे रखते हैं जी। ये अपनी बात बिल्कुल सफाई से कहते हैं और हमें शोर देते हैं।
बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो गाना आपने गाया, इसकी जो मैं अब न्यूरो एक्ॉस्टिज्म के हवाले से यहाँ पे कुछ रिवील करना चाहूँगा, क्योंकि जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम ब्रेन सिग्नल्स पे काम कर रहे हैं। हम म्यूजिक को उस तरीके से नहीं देखते, हम फ्रीक्वेंसी के नज़रिए से उसको देखते हैं। ऑसिलेशंस, जो इसकी मिनी ऑसिलेशंस है, माइक्रो ऑसिलेशंस है, उनके हिसाब से देखते हैं, और उसकी जो सिग्नल्स हैं उसको रेजोनेंस स्केलिंग के हिसाब से देखते हैं। और ये जो गाना है, अगर हम इसको बिल्कुल ट्रीटमेंट के हवाले से या जो इस वक्त हम कर रहे हैं, लूपिंग जो कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो भी हमारे एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं, लेट मी क्लियर इट, एंग्जाइटी के पेशेंट्स के लिए ये गाना जो है, 2 लाइनें वो सुनेंगे, उनकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। बिकॉज इसमें जो एक सिंक्रोनाइजेशन स्केलिंग है, ये सीधा जो भी एंग्जाइटी का जो क्रस्ट एंड ट्रप चल रहा होता है, कि वेव्स चल रही होती है, उसको ये सिंक्रोनाइज करेगा, और जो भी एंग्जाइटी का पेशेंट है वो इसके साथ बिल्कुल जुड़ेगा, और उसका जो ब्रेन है, इसके जो सिग्नल्स हैं वो बिल्कुल इसके साथ मेस्मराइज हो जाएंगे, और नतीजा ये निकलेगा, जो उसकी केमिकल प्रोसेस में जो हार्मोन्स उसके जो इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, वो उस वक्त बिल्कुल बैलेंस मोड पे रहेगा, और फिजियोलॉजिकली उसका ब्रेन बिल्कुल सही चलेगा। ये एक पॉइंट है इसमें। लेकिन ये एक आम इंसान को पता नहीं है अभी, क्योंकि वो म्यूजिक को या किसी भी गाने को या किसी भी साउंड को, देखिए, हम अजान सुनते हैं, हम रिसाइटेशन ऑफ कुरान सुनते हैं, हम नात सुनते हैं, या किसी भी मजहब में कीर्तन है, भजन है, जो भी चलते रहते हैं, तो हम उससे बिल्कुल हमारा जो साइको मैकेनिज्म है वो बिल्कुल मेस्मराइज हो जाता है। नतीजा ये होता है कि क्योंकि एक स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन आपके अनस्पेसिफिक वर्ल्ड के साथ उस वक्त सिंक्रोनाइज हो रही होती है। दैट्स व्हाई कि जो भी बंदा जिस किसी रिलीजन में भी हो, उसका जो साउंड, जो इंफॉर्मेशन है, वो उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो म्यूजिक का मामला है, थेरेपीज का मामला है, इसको जो वेस्टर्न वर्ल्ड में थेरेपीज तो काम कर रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो थेरेपीज है, इसमें हम म्यूजिक ही नहीं, इसमें हम फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे हैं, और इन फ्रीक्वेंसीज को हम अलग अलग, जो भी हमारे जो, देखिए, हम जब भी पहले हम उसके जहन में हम जो उसके जो सिग्नल्स है उसको म्यूजिक इंटरेक्ट कराते हैं, ताकि उससे हमें एक रेस्पॉन्स मिलता है, कौन सा म्यूजिक इसे अच्छा लगता है, दैट्स एन आउटपुट फॉर अस, और उसी आउटपुट को हम बेस रख के इसको ट्रीटमेंट करते हैं, और उस आउटपुट से हमें पता चलता है कि ये किस साइकेट्रिक डिसऑर्डर का पेशेंट है। तो एक ये पॉइंट लेना। अब मैं निदा जहरा जी से कहना चाहूंगा कि मेंटल हेल्थ के हवाले से जो इस वक्त हम डे टू डे लाइफ में जो भी साउंड सुनते हैं, जो भी खाना खाते हैं, या जो भी बातें सुनते हैं, या जो भी हमारे सामने किसी ने बुरा भला कहा, या किसी को गुस्सा आ गया, या किस तरीके से हम, मुझे लगता है कि एक विल पावर भी क्रिएट करना पड़ेगा, कि जो भी हमारे साथ हो रहा है उस चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। निदा जहरा जी, थोड़ा सा इससे आप जानना चाहेंगे इस बारे में जी, एज ए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जी। देखिए, पहले तो इसके हवाले से जो थेरेपीज के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आम इंसान जो है वो किस तरीके से थेरेपीज को समझे, पहले मैं इसके हवाले से थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। लोगों को ये गलत फहमी है कि लोग थेरेपीज की तरफ इसलिए नहीं जाते हैं, या काउंसलिंग की तरफ इसलिए नहीं जाते हैं, या बाज दफा देखा गया है कि 1-2 सेशंस लेके छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को, क्योंकि फॉलो अप जो है वो आपको करना बहुत जरूरी है सेशंस में या थेरेपीज में। अगर आप बीच में रोक देंगे तो वो आप पे असरअंदाज नहीं होगा। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी बहुत जरूरी है कि जो भी थेरेपीज है, जिस तरह अभी डॉक्टर निसार साहब भी बोल रहे थे, सीबीटी है या डीबीटी है या एक्सपोजर थेरेपी अभी वो बोल रहे थे, या बहुत सारी ऐसी, या म्यूजिक थेरेपी है अभी हम लेंगे, तो ये सारी जो थेरेपीज है ये किस तरह काम करती है। ये सारी जो थेरेपीज है ये हमारे थॉट्स पे काम करती है।
है, ये हमारे इमोशंस पे काम करती है, ये हमारे बिहेवियर पे काम करती है। तो ये 3 चीजें हैं, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी बोलते हैं सीबीटी में क्या होता है, ये फिर अलग अलग और हर इंसान के लिए अलग किस्म की थेरेपी, जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसके लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक इंसान के लिए एक्सपोजर थेरेपी कार में आए और दूसरे इंसान के लिए भी वही यूज हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये सब्जेक्टिव होता है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। और इट हैज टू बी अ वर्बल, इट इज अ वर्बल ट्रीटमेंट। लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि बात होगी, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि थेरेपीज में कोई मैजिक हो जाएगा। इट इज अ वर्बल ट्रीटमेंट और ये वक्त लेगा। एक इम्पॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं ना, 2 चीजें हैं, एक कहते हैं नॉलेज और एक्शन। नॉलेज और एक्शन में एक गैप होती है जो काउंसलिंग या थेरेपीज जो है वो फिल करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थेरेपीज में जाते हैं, वो कहते हैं यार इसने क्या बात कर ली, ये बात तो मुझे पता थी, इसमें क्या नया बोल दिया मेरे थेरेपिस्ट ने या मेरे काउंसलर ने। लेकिन वो जो गैप है, वो नॉलेज टू एक्शन जो गैप है, या जिसको हम 5 मिनट्स प्लान भी बोलते हैं, वो जो अब्रप्ट रिएक्शन है या जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। आप देखते हैं बाज़ दफा हम लोग, बहुत सारा काम होता है लोगों के पास, लोगों के सरों पे, लेकिन फिर भी वो काम पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे वो काम करते हैं, तब तक वो इतना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो काम जो गैर जरूरी काम है उन चीजों को करते हैं। तो क्यों करते हैं वो चीज? क्योंकि वो जो नॉलेज टू एक्शन जो स्टेप है वो नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे जो थेरेपीज है या थेरेपिस्ट है वो हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ वर्बल ट्रीटमेंट के साथ साथ फार्माकोलॉजी भी, जहाँ पे सिवियरिटी आती है, वो सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपका जो मेंटल डिसऑर्डर है या जो आपकी जहनी सेहत है उसमें कितनी खराबी है, वो कितनी सीवियर। निदा जी इधर मैं आपको इंटरव्यू करना चाहूंगा। जैसे अभी आपने एक बात कही कि हम लोग थेरापीज की तरफ, जब भी हम थेरापीज करते हैं तो बीच में ही सेशन छोड़ देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। या काउंसलिंग करते हैं, हम लोग बोलते हैं ये तो मुझे पता है, इसमें नई कौन सी बात है। इट्स वेरी ट्रू। लेकिन मुझे ये बताएं, कहीं ना कहीं उनके जहन में ये भी तो चल रहा होता है ना कि अगर मैं थेरापीज ले रहा हूँ, मुझे तो आउटपुट मिल ही नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई मेडिसिन दूं, उसमें उसको उसी वक्त शाम तक वो ठीक हो जाता है। तो हर एक इंसान एक हरी में है, एक जल्दी में है, वो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। आपने खुद ही ये बात बताई ना, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ जो है ये लाइफ लॉन्ग है। यही मैं कहता हूं, ये जो फोबिया ठहरा हुआ है, ये जो फोबिया बसा हुआ है कि जिस तरीके से इंसान, देखिए हर एक इस वक्त जल्दी में है, ठीक है, वो ये नहीं करेगा कि आप मुझे 10 सेशंस लेने पड़ेंगे, उसके बाद क्या पता ठीक हो जाऊं या नहीं हो जाऊं, एक कंफर्मेशन तो नहीं होती है उसके पास। लेकिन यहाँ से एक टैबलेट उसके पास होती है जो उसके मन को या उसके जो मामलात है डिजीज के हवाले से, उससे वो ठीक हो जाता है। अब ये बताइए कि किस तरीके से हम थेरेपी को उसके साथ कंपेयर करेंगे और उसको समझाएं, नहीं बाबा आप जो ये कर रहे हो मेडिकेशन, इससे तो आप ठीक तो हो जाओगे, लेकिन आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाओगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ठीक होना है जी, आपने अपने सवाल का जवाब पहले खुद दिया कि पहले समझना बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ, मैं वही कह रहा हूं ना, अगर एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बिल्कुल, अगर एक इंसान को बिल्कुल ठीक होना है, दैट मींस उसको थेरेपी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल ठीक और ठीक में बहुत फर्क है। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द, जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मेंटल हेल्थ को समझना, जी बिल्कुल जी कहिए आप। जी मुझे इजाजत है। मेंटल हेल्थ को समझना, मेंटल हेल्थ को हम समझते हैं कि कोई परेशानी आ गई, हम लोगों ने थेरेपिस्ट के पास गए या काउंसलर के पास गए, 1-2 मीटिंग्स हम लोगों ने ली और हम लोगों को कोई प्रोडक्टिव वो चीज नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हम लोगों ने एक गोल बना के रखा है इसको कि 2 दिन में हमें इस गोल पे पहुंचना है। ये समझने की बहुत जरूरत है कि मेंटल वेलबींग जो है ये आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें हर बच्चा इन्वॉल्व है, आपके बचपन से लेके आपके आखिरी दम तक आपका होश में होना, आपका बाहोश होना बहुत जरूरी है। तो इट इज अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी थेरेपीज है, चाहे आपने अभी म्यूजिक की बात की आपने, या एक्सप्रेशन थेरेपी है या बाकी थेरेपीज है, आपने देखा अभी सोशल मीडिया की बात हम करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना कैलीग्राफी का मुजाहिरा करते हैं या कुछ ऐसा टैलेंट होता है जो भी थेरेपीज है। देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। एक तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने म्यूजिक की बात की, अभी हम एक म्यूजिक सुनेंगे, हम क्यों
बार बार एक किस्म का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो एक किस्म का पैटर्न डेवलप करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो ब्रेन है उसकी टेंडेंसी है कि वो हमारे हिसाब से अपने आप को वायर और अनवायर करता है। तो अब म्यूजिक किस तरीके से उसमें रोल प्ले करता है? म्यूजिक जब भी एक एक्सरसाइज की तरह एक हेल्प करता है, एक एक्सरसाइज की तरह हेल्प करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक्सप्रेशन है, आपने देखा होगा लोगों को म्यूजिक इसलिए भी पसंद होता है क्योंकि उनको लगता है एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, इंसान को लगता है कि मैं अकेला हूं, और जब वो रिलेट कर सकता है। करना चाहूंगा एक बार, लेट मी क्लियर वन थिंग अगेन। वो ये है कि देखिए आपने देखा होगा अक्सर हमारे घर में, क्योंकि मैं एक जो हमारे मास है अमासिस है उनकी तरफ जाना चाहूंगा, उनके जो दिमाग है इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ, वो ये है कि देखा अक्सर आपने देखा होगा घर में हमारे सीरियल चल रहे होते हैं, स्टार प्लस है या बाकी जो सीरियल चल रहे थे, बाकी जो चैनल्स हैं वो दिखाते हैं वक्तन वक्त, और हमारे घर में बैठ के लोग वेट कर रहे होते हैं कब ये सीरियल चलेगा, मैं इसका ये देखूंगी वो देखूंगा ये, तो सब नो डाउट वो टाइमली डाइवर्ट मोड पे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि वो बीमार होते जाते हैं, वो उनका जो साइको मैकेनिज्म है, उनका जो माइंड सेटअप है वो दिन ब दिन पैटर्न उनका बनता जाता है, एक रिफ्लेक्स बनता जाता है, उनका स्पेक्ट्रम जो है वो वीक होता जा रहा है। और धीरे धीरे देखिए अक्सर आपने देखा होगा किसी सीरियल में आप देख रहे होते कोई शॉर्ट चल रहा है तो हम घर में बैठ के रो रहे होते हैं, तो हम फील कर रहे हो, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो उस बर्स्ट हो रहे होते हैं। तो जो हमें नहीं करना है, जो हमारी जो एक नेचुरल मैकेनिज्म है, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। आपको एक मिसाल मैं दूंगा, एक डेमो इधर अगेन मैं दूंगा कि अगर मेरे सामने कोई बंदा बैठा है, कोई एक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, वहां से उसी की पिक्चर चल रही होती है, या जैसे समझ लीजिए कोई एक्टर मेरे पास हीरो बैठा हुआ है और सामने उसकी पिक्चर चल रही होती है। अब उस पिक्चर में वो मर जाता है, आपको नहीं लगता कि हम रोते हैं उसमें, क्या हमें फील हो जाता है, जबकि वो बंदा सामने बैठा है। तो आप बेवकूफ, आप देख लें साइको मैकेनिज्म कितना पावरफुल है, वो इंसान को कितना बेवकूफ बनाता है कि बंदा तो आपके सामने है, आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन सीरियल्स आपको इतना बेवकूफ बनाते हैं, आपके साइको मैकेनिज्म को इतना वीक बनाते हैं कि धीरे धीरे आप डिप्रेशन की ओर जाते हैं। आप साइकेट्रिक ऑर्डर्स के जो वर्ल्ड है आपका वेट कर रहा होता है, आप उस पर छलांग लगाते खुद ही, आप एक अटेम्प्ट करते हैं। ये भी एक अनसर्टन टाइप ऑफ सुसाइड है, जो एक अनसर्टन है, आपको पता ही नहीं है मैं किस वर्ल्ड में जा रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर साहब am I allowed to I'm sorry to correct you both of you, निदात जी भी और डॉक्टर शहजाद साहब को भी मैं एक थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे। जब हम म्यूजिक वगैरह या कोई फिल्म या कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, अगर हम रोए ना, अगर हम खुश ना हो, तो हम में और किसी आम मशीन में कोई फर्क नहीं है। We should enjoy that रोना, that खुशी we should enjoy because we are human beings। उसका एक असर हमारे ऊपर है, तभी तो उसका फायदा कुछ है, हम रोए, हमें फील हो जाए, ठीक है। तो हमें ये तो सही है, लेकिन आप रियल में रोए ना, आप क्यों उस तरीके से रोते हैं, आप खरीद के लाते हो रोना। देखिए जो भी हम थेरेपीज कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, तो वो रियल है। ऐड करना चाह रही थी, हम लोग रोते नहीं है, हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं वहां पे। We should not be addicted. We should not associate our, देखिए, life is a hurdle, life is a challenge, life is uneven. हमें कई हर्डल्स है और इसमें हमें मैं आपको एक चीज पॉइंट कहना चाहूंगा। कश्मीर में आपने म्यूजिक की बात छेड़ी, कश्मीर में आपने अक्सर देखा होगा जो भी गाने हिट हो जाते वो दुखी होते हैं। आप देखिए माँ पे कोई गाना गाइए ऐसे हिट हो जाओगे, किसी भी चीज पे कोई मरा हुआ कोई, मैं बताना नहीं चाहूंगा, आप देख लीजिए कौन से गाने हिट हो रहे हैं, जो भी दुखती रख के आप हाथ रख रहे हो वही गाने हिट हो जाते हैं। आप ये भी समझते हैं आपके जो घर में गाने वो कहाँ हो जा रहे हैं। आप खुशी का गाना सुनाइए, बेशक आप एंजॉय करवाइए, वो तो हम चाहते हैं। आप कॉमेडी देख लीजिए, वो आपके लिए ठीक है। मैं कहा आप वो सीरियल देखते हैं जिससे आप रोते हो,
आपका तो जो रोना है वो तो आप जो ये एडिक्टेड नहीं होना चाहिए। रोने के लिए एडिक्टेड बिकॉज वी हैव एसोसिएटेड आवर हैप्पीनेस विद दोस काइंड ऑफ थिंग्स। वी आर डेवलप्ड विद वी आर ब्रॉट अप विद दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग रोते हैं ना, हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, हम लोग हंसते हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने अपनी हैप्पीनेस को उस सीरियल, सास बहू सीरियल हो या और कोई सीरियल हो, उससे एक जोड़ दिया होता है, जुड़ चुके होते हैं हमारी हैप्पीनेस उस सीरियल से, तभी तो हम रोते हैं, हंसते हैं, फील होता है। डॉक्टर साहब मैं साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ, साइंटिफिकली ये चीजें आप लाफ्टर थेरेपी पे यकीन कीजिए, ट्राई टू लाफ, जितना ज्यादा हो जाए। आप तो रोने की तरफ ले जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हंसिए, कॉमेडी की तरफ जाइए, आप वो गाने सुनिए जो आपको खुश करेंगे, जो आपके हार्मोन्स है उनको अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज करें। आप एक ही दिन में, पल में ही सारी वॉश आउट ब्रेन में जो नेगेटिव मेमोरीज हैं, जो गम सदा मेमोरीज हैं, उनको वॉश आउट नहीं कर सकते। इसलिए लेकिन एक चीज डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दें, कुरेदना ठीक नहीं है, उनको कुरेदने की जरूरत नहीं है, उनको भूल जाने दीजिए, उनको मेमोरी से आप खत्म कर दीजिए। जी निदा जहरा जी, आप कुछ कह रही थी। मुझे एक पॉइंट, निदा जहरा जी जी मुझे एक पॉइंट ऐड करने दीजिए। मैं इस चीज से सहमत हूँ, बिकॉज मैं हमेशा आई एम अ बिग एडवोकेट फॉर इमोशनल एजिलिटी। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर जो भी हमारे जो सेशंस हम लोग करते हैं, थेरेपीज करते हैं, जिस किस्म का भी सेशन करते हैं, हमारा मेन मकसद होता है हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस को डायरेक्ट करने का। चाहे वो अच्छे इमोशंस हो, चाहे वो बुरे इमोशंस है, उसमें हमारा गम भी आता है, उसमें दुख भी आता है, उसमें खुशी भी आती है, और हम एज ए ह्यूमन बीइंग इन चीजों से अलहदा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इट इज अ पार्ट। कहीं ना कहीं हमें इनको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं कि घरों में हम किस तरीके से, जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको होना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस वक्त का इंसान ऑलरेडी डिप्रेशन में है। मैं इस वक्त की बात में आई एम टॉकिंग करंट सिचुएशन आप देख लीजिए क्या है, उसमें किस चीज की जरूरत है। हर एक इंसान रेस में, हर एक इंसान कॉम्पिटिशन में। एक बात अभी 2 मिनट दे दें प्लीज। तभी मैंने जिक्र किया हमारा जो ब्रेन है उसकी टेंडेंसी है कि जिस तरीके से हम उसको शेप करना चाहें, उसको वायर करना चाहें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको एक पैटर्न रिस्पॉन्स बनाया है। हम लोग एंग्जाइटी हमारे पास आती है, हम एंग्जाइटी को से भागने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमें एंग्जाइटी को चैनलाइज करने की जरूरत है। हम किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, हम प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमें प्रॉब्लम को, अपने इमोशंस को, चाहे वो एंगर है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन है, जिस किस्म का भी एंगर है, उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो आपने बोला पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है, जिसमें रेजिलियंस आता है, जिसमें एक्सेप्टेंस आता है, हमारे थेरेपीज में एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है, जिसमें सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से एक्सेप्ट करें चीजों को, जिस तरीके से चीजें हैं ऑलरेडी। तो जरूरी है कि हम अपने डिफिकल्ट इमोशंस को भी एक अच्छी तरीके से चैनलाइज करें। इसी का ही मतलब मेंटल हेल्थ हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई उदासी आई जिंदगी में, हम उस चीज को किस तरीके से चैनलाइज करें। क्या म्यूजिक हेल्प कर सकता है हमें? क्या म्यूजिक तो हमारे सही है, वो बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी चीज को ये यहाँ पे ये नहीं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो जरूरत है, इस वक्त जो मामला बढ़ रहे हैं, इन चीजों को क्या हम रोने से सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते, हमें चैनलाइज करने चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मोहित जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें कोई तरीका बताइए कि, क्योंकि साइकोलॉजिकली इस वक्त मामला जो है ना कंफ्यूजन का शिकार हो चुका है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कह रही है इस वक्त? जी डॉक्टर मोहित जी। नहीं, इसमें तो जो आप कह रहे हैं एक्चुअली, जो आपका नॉर्मली जो साइकोलॉजिस्ट होता है या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, जो उसका माइंडसेट होता है, वो फोकस करता है एक पेशेंट, 2 पेशेंट, 10 पेशेंट, 20 पेशेंट पे उनका फोकस वैसा ही रहता है। क्योंकि जब वो अपनी काउंसलिंग करते हैं, नॉर्मली जो उनका आउटपुट का जो क्या बोलते हैं, उसका जो रेट होता है वो बड़ा स्लो होता है। अगर वो तेज हो जाए, उनका जो आउटपुट का जो रेट है वो तेज हो जाए, ऑटोमेटिकली जो आपके जो काउंसलर्स हैं, वो उसको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिन में 60 लोगों की काउंसलिंग की
और 60 लोगों के आउटपुट्स आप पूरे याद नहीं रख सकते। मींस आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, जो मैं अभी भी कहूंगा कि जो आपकी जो सारी रिकॉर्डिंग है, जो भी आपने दिन में काउंसलिंग की है, वो पहले वो जरूरी थी। देखिए एक चीज डॉक्टर मोहित जी, सबसे पहले वो है एक पॉइंट मैं यहाँ कहना चाहूंगा, वो जरूरी थी शाहज़ाद में, अगर वो जरूरी थी तो सबसे पहले जो आईटी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो आपको पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से वो आपको ये बताएगा कि नॉर्मली अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिकल काउंसलिंग की जरूरत है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्चुअल जिसको काउंसलिंग की जरूरत है वो बेटा रह जाता है, वो बच्चा रह जाता है, उसको काउंसलिंग नहीं मिल पाती। और जिसको काउंसलिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसी को काउंसलिंग। बिल्कुल सही डॉक्टर मोहित, आप सही पॉइंट पे आ रहे हैं। ये मैं यहाँ पे निदा जहरा जी और हमारे डॉक्टर निसार साहब, उनसे कहना चाहूंगा, एक पॉइंट है, आप मुझे बताइए, जब एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो हमारा पेशेंट होता है, हम उसकी जो उसका जो असेसमेंट होता है या उसका जो हम डायग्नोस जो सेटअप होता है, उसमें हम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लेते हैं, वो इसकी केस हिस्ट्री को भांप लेता है और इसकी एक्टिविटी, उसके सिम्टम उसको जान के, यानी कि उसका जो माइंड सेटअप है उसको पढ़ के उसको डायग्नोस करता है कि मे बी किसी एक मिनट मैं पहले कुछ कहना चाहूंगा, वो उससे शायद आपको मदद मिलेगी और हमारे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी मदद मिलेगा। वो ये है कि इट्स जस्ट अ डिस्कशन में, ये कोई हार जीत नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्कशन है ताकि लोगों को फायदा आ जाए। तो वो ये है कि हमारा जैसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर कोई पेशेंट है, उसकी जो केस हिस्ट्री है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उससे लेता है, उसके सिम्टम्स लेता है और उसको डायग्नोज भी वही करता है कि इसका मामला ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आती है, माइंड से हम उसका डायग्नोज सेटअप लेते हैं, आप मेरी बात समझ लेना। लेकिन जब ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट हम ब्रेन पे करते हैं, नॉट माइंड पे। व्हाट इज द डिफरेंस? क्यों है? माइंड पे क्यों नहीं करते? माइंड पे आपका रोल बनता है, माइंड पे निदा जी का रोल बनता है, ठीक है। और जो साइकेट्रिस्ट हमारे हैं वो ब्रेन पे करते हैं, या कोई ट्रैंकुलाइज करते हैं या पोलराइज करते हैं, जो भी उनका ट्रीटमेंट होता है वो करते हैं, ब्रेन पे करते हैं, नॉट माइंड पे। लेकिन पेशेंट का अता पता जो है, पेशेंट की जो हिस्ट्री है पेशेंट की, वो ब्रेन नहीं दिखाते, ब्रेन मैपिंग में हम वो नहीं देख पाते। लेकिन जो उसकी एक्टिविटीज है, सिम्टम्स है, वो इसका मतलब ये हो गया, डायग्नोज आप माइंड से करते हो, लेकिन पेशेंट को ट्रीटमेंट आप ब्रेन पे करते हो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे जरा सोचने की जरूरत। यही मेरा पॉइंट था कि इस चीज को कैसे हम चले। तो 2 मिनट डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब देखिए, आपने सही बोला, लेकिन हमारे पास इसका इलाज है, इसको हम MSE बोलते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, सॉरी फॉर दिस, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसमें 8 कैटेगरीज हमारी आती है। इनका जो पेशेंट होता है, जिसपे हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसकी हिस्ट्री सारी उसी में आती है। जैसे उसका सोचना कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी केस हिस्ट्री हम लेते हैं, वो तो साइकोलॉजिस्ट ही ले सकता है। बेसिकली केस हिस्ट्री होती है कि इस पेशेंट को कब से ऐसे हो गया, ये। लेकिन जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, हम लोग पहले मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से को एडमिनिस्टर करते हैं एक पेशेंट के, ये नहीं, तो उसमें हमें 8 कैटेगरी आती है। उसकी थॉट प्रोसेस, उसका बिहेवियर, उसका बैठने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, ये 8 चीजें हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो हमारा एक मैकेनिज्म है, एक फॉर्मेट है, उस पर हम सारे का सारा लिखते हैं। तो उसके बाद हम उसको डायग्नोज करते हैं, तो फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट वगैरह, यानी उसको कौन सी थेरेपी वगैरह चाहिए, ठीक है। तो वो तीनों चीजें, जैसे इमोशनल, इमोशनल, कॉग्निशन यानी सोच, और बिहेवियर, तीनों चीजें ये सारे का सारा मतलब घेर लेता है। ये नहीं है कि हम लोग ब्रेन पे काम नहीं करते, ब्रेन पे तो काम करते हैं। इसमें क्या होता है, इमोशंस यानी और कॉग्निशन। इमोशंस एंड कॉग्निशन जो है, दैट इज थॉट प्रोसेस, ये नहीं कैसे सोचता है, इसका बिलीफ सही है या नहीं है, ये कैसे सोचता है, ये मेटाकॉग्निशन करता है या नहीं करता है,
तो उससे हमें ये पता चलता है, या उसके बाद इसका बिहेवियर कैसा है। ये तीनों चीजें उन 8 चीजों में आती है, सारी की सारी कवर अप होती है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा एक डॉक्टर साहब ये बड़ा मुद्दा है, इस पे जरूरी डिस्कस करना पड़ेगा, इस पे जी। क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि जब हम ब्रेन मैपिंग की बात करते हैं या एमआरआई की बात करते हैं, आपने थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो पता है वो हम क्या करते हैं, उसमें हम सिग्नल्स को ढूंढते हैं, उसके एक रेजोनेंस स्केलिंग हो जाती है वहां, या फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस जब हम करते हैं उसमें हम ब्रेन की फंक्शनिंग में देखते हैं, नॉट स्ट्रक्चरल। तो ये जो ब्रेन मैपिंग जब होती है उसमें काउंसलिंग का कोई रोल नहीं होता उस वक्त, सिर्फ ब्रेन पे हम फोकस करते हैं। इस पे मुझे लगता है कि देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे और क्लियर करना चाहूंगा, मुझे है कि एक पेशेंट अगर जी आपको मैं अभी 1 मिनट दूंगा, अगर एक पेशेंट सपोज डिप्रेशन का शिकार होता है, 15 दिन के बाद यही पेशेंट एंग्जाइटी में चला जाता है, तो आप मुझे बताइए हाउ इट इज पॉसिबल, क्या उसका मैं तो यही कहूंगा कि ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, तो कैसे? दरअसल हम क्या करते हैं, देखिए हम इसके जो हार्मोनल नहीं मैं आपको ये उंगली नहीं उठा रहा, ये साइकियाट्रिस्ट की बात होती है। देखिए साइकियाट्रिस्ट जो देख लेते हैं वो मेडिकेशन के जरिए इसका जो हम उसके सिर्फ हार्मोन्स को सिर्फ बैलेंस करने में लगे रहते हैं, बस हम सिग्नल्स की तरफ नहीं जाते। मेरा कहना समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं, काम करते हैं वो बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, आपको आगे आने की जरूरत है, क्योंकि तभी रूट कॉज तो वही है, जो आप कह रहे हो वो रूट कॉज है, लेकिन जहां पे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं दैट इज नॉट रूट कॉज, वो तो ब्रांच है। ये मैं कहना चाहूंगा जी। निदा जहरा जी आपके ये निदा जहरा जी जी देखिए मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं ना, इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ माइंड को या सिर्फ ब्रेन को या सिर्फ बॉडी को नहीं ठहरा सकते। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि लोगों को गैस्ट्रोटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक स्ट्रेस का अलामत होती है, ठीक है ना। तो अब आप इसको किस तरीके से रिलेट करेंगे अपने दिमाग से? तो एक जो डॉक्टर्स हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी, क्योंकि जो रेफरल्स है, जो डॉक्टर्स उनको रेफरल्स एक सब्जेक्ट है इधर, हर किसी ऑर्गन का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल रिवील करने वाला हूं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है, उस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को हमें फोकस समझने की जरूरत है, तभी ये जुड़ा हुआ है, हर एक फंक्शन के साथ वो जुड़ा हुआ, हर एक सेल के साथ वो जुड़ा हुआ है, और हर एक सेल की इंटेलिजेंस के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो जो ये अलहदा सिर्फ एक काउंसलर का काम नहीं, या सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट का काम या नहीं है, या सिर्फ ये एक कलेक्टिव अप्रोच है, ये एक कलेक्टिव अप्रोच है, क्योंकि आप अपनी फिजिक, आपको फिजिकली खुद को एक्टिव रखना है, फिजिकली खुद को फिट रखना है, या आपको मेंटली खुद को फिट रखना है, आपको अपने ब्रेन के साथ देखना है कि ब्रेन में मेरी क्या चीजें हो रही है, या माइंड मेरा किस तरीके से काम कर रहा है। मेरी आवाज जा रही है? हेलो, हाँ मैम आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो वो डॉक्टर साहब चले गए, मुझे लगा सब चले गए। तो बहुत जरूरी है कि हम तीनों चीजों को, चारों चीजों को बल्कि लेके चलें। एक हमारा फिजिकली हम कितना फिट है, या हमारा मेंटल लेवल किस तरीके से, मेंटली माइंड में क्या क्या थॉट्स हमारे आ रहे हैं। अब अगर हम ब्रेन की बात करें तो हार्मोनल या केमिकल इम्बैलेंसेस कौन से हमारे ब्रेन में आ रहे हैं। उसके बाद जो चीज हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, इनके अलावा हमारे अंदर एक सोल भी है जिसको हम स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, जहां पे हम लोग स्पिरिचुअलिटी से हीलिंग और हीलिंग प्रोसेस का हेल्प लेते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। तो मुझे वो जो मामला है उस पर भी डिस्कस करेंगे, साइंटिफिकली हम बता देंगे कि व्हाट इज दैट मोड, उससे कैसे इंसान मेस्मराइज, जिसको डॉक्टर विशालवानी साहब इट इज योर बॉडी, इट इज योर बॉडी, it is your body, it is your mind, it is your brain, and it is your soul and the surrounding around you. तो ये सारा जो है एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग मुझे लगता है कि इस सेशन के लिए हमें दूसरा पार्ट जरूरी बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमें कंप्लीट हो जाएगा। जो डॉक्टर मोहित जी मेरी तरफ से, क्योंकि मेंटल हेल्थ टॉपिक तो बहुत ही वास्ट है, जैसे अभी लगे हैं सिर्फ मेंटल हेल्थ पे। मैं चाहूंगा कि दिन ब दिन हम मेंटल हेल्थ को इतना आगे ले जाएं, क्योंकि ये इसको लोग
लोग बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें हर रोज मेंटल हेल्थ पे ही बोलना पड़ेगा। देखिए एक चीज को हमें बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, जो बहुत कम है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है मेनली हम लोग सिर्फ दवाई लिखने के उस पे होते हैं। डॉक्टर्स के पास इतने केसेस आते हैं या इतने रेफरल्स आते हैं जिनको स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी फिजिकल इश्यूज होते हैं, तो लेकिन वो जो केसेस है वो सामने नहीं आते हैं। या साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, हर किसी इंसान का अपना अपना रोल है। आप एक स्किजोफ्रेनिक इंसान को काउंसलिंग या थेरेपी नहीं दे सकते, उसको मेडिकेशन देनी ही देनी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें समझ खिलाफ नहीं है, डायरेक्ट जंप करना हम उस चीज के खिलाफ है। जी बिल्कुल, एक कोलैबोरेटिव काम करना बहुत जरूरी है। देखिए आप सब एक सेशन को खत्म, वक्त खत्म हुआ, मुझे ये बात रह जाएगी। बेसिकली आई एम द स्टेट हेड रादर यूटी हेड ऑफ ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया हियर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्फा बीटा एंड गामा वेव्स के जरिए इंसान का सिर्फ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं, हम लोग उसके टैलेंट भी निकाल के लाते हैं। एक वो, अब मैं तो बस मोटा मोटा कहूँ। दूसरा, इन्होंने रिदा जी ने सही फरमाया कि होलिस्टिक अप्रोच एज पर द डेफिनेशन ऑफ WHO, we should be physically healthy, we should be mentally healthy, we should be socially healthy, we should be spiritually also healthy। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी ये गुजारिश है कि इसमें थोड़ा सा और लंबा खींचे और एक टेक्निकल सेशन हम अगले सेशन में करेंगे इंशाल्लाह, सो दैट मुझे लगता है कि इस सेशन को सेकंड पार्ट बनाना जरूरी है, लोगों को पता चले क्या जी पता ये सन घर मज मामला चलान बड़ा दुख होता है, घर मज वस खत्म गमुत। मैं चाहूंगा कि हमें जो मेंटल हेल्थ का जो अप्रोच है हम हर एक के दिमाग में इनकलकेट करें, सो दैट कि वो अपने आप को पहचाने। वो हम किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सही है, सही जो रास्ता है मेंटल हेल्थ के हवाले से हम वो दिखाना चाहते हैं लोगों को, ताकि हमें, क्योंकि वो आगे जाके बीमार ना हो जाए, आगे जाके वो जी दूसरी एक छोटी सी गुजारिश, हम एक तो डिजीज के बारे में बात तो करते ही रहते हैं, दूसरा एक और सेगमेंट इसमें हम जोड़ेंगे, अगर आप मुझे मतलब माफ करें, हम लोग इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 10 मिनट का समय आप इसमें निकाल दीजिए। हम लोग इनको समझाएंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज से कई तरह की फिजिकल बीमारियों से बच सकते हैं, इसी तरह अगर हम, ये जरूरी नहीं है कि हम डिसऑर्डर का वेट करें, हम अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट या बाकी बिहेवियरल डेवलपमेंट के मतलब कुछ सेशंस करें यहाँ पे। तो सही फरमा रहे हैं आप। देखिए जो डिसऑर्डर है दैट्स एन आउटपुट, वो तो एक आउटपुट है, हमें आउटपुट का वेट करना ही नहीं, हम सीधा उसको बताएंगे पहले से ही काउंसलिंग पे जाए, पहले से ही थेरेपी पे जाए। एक सेगमेंट उसमें ये वो तो आउटपुट है, वो तो एक कंक्लूजन है, हमें उस चीज के साथ कोई ये नहीं है। तो मुझे लगता है इन सेशंस को हम आगे बढ़ाना चाहिए। और एक और चीज यहाँ पे मैं ओपन करना चाहूंगा, वो ये है कि अगले सेशन जो हमारे आने वाले होंगे उसमें हम सीधा एक टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए इस वक्त मेंटल हेल्थ तो बहुत है, अब हम एक सवाल के दूसरा सवाल के तीसरा सवाल, और कहीं ना कहीं जो आम लोगों का जहन है वो शायद उसको ग्रैब नहीं कर पा रहा उस तरीके से। तो क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स आती रहती है कि डॉक्टर साहब आप क्यों ना एक ही बीमारी पकड़ लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो आने वाले सेशंस हैं उनमें हम सिर्फ डिप्रेशन लेंगे या कोई एक टाइटल लेंगे, उसी पे डाइट के हवाले से बात होगी, एक्सरसाइज के हवाले से बात होगी, कौन सी एक्सरसाइज इस बीमारी के लिए ठीक है, कौन सा डाइट इस बीमारी के लिए ठीक है, कौन सी काउंसलिंग इस बीमारी के लिए ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से इसको कौन कौन से एहतियात जरूरी है, और मेंटल हेल्थ के हवाले से इसको किन तरीके से कौन सी इंफॉर्मेशन से बचना जरूरी है, किस माहौल में इसके रहना जरूरी है या नहीं है, या हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है जो दिन ब दिन इसको क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, ये एक पूरा सेट बना के हम एक सेट बनेगा और इस सेट को हम पब्लिक के सामने लाने वाले हैं, सो दैट हर एक बीमारी जो भी मेंटल हेल्थ के साथ रिलेट होती है उस चीज को हम इंफॉर्मेटिव सेशन एक बड़ा एक अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन बनाएंगे, ताकि लोग उससे बिल्कुल फायदा उठा सके और एक नया एक बाब खुलने जा रहा है रिसर्च के हवाले से। तो आपका शुक्रिया करते हैं हमारे इरफान बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस सेशन में आए और अपनी आवाज से हमें बख्शा और जो अपनी जो मेलोडी है उसको बिखेर दिया।
तो निदा जहरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल कम टाइम में हमें अपने आप को अवेल करती हैं, तो इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके। डॉक्टर निसार साहब, आपके भी बहुत शुक्रगुजार कि आप प्रोग्राम में हमें आते हैं और अपनी जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। और हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट जनाब डॉक्टर मुहित जी, अक्सर मुझे सवाल आते हैं, ये भी मैं यहाँ पे क्लियर करना होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन सा साइंटिस्ट होता है, ये भी मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। आजकल लोग हर किसी फील्ड में साइंटिस्ट हैं। ये साइंटिस्ट ऑलरेडी ये नहीं है कि वो साइंस में हो, कंप्यूटर साइंस है, ये भी एक साइंस है और कंप्यूटर का साइंस है, और हमारे मोहित जी उस चीज के साइंटिस्ट हैं। तो ये मैं लोगों तक ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर मुझे फोन कॉल्स आती है, जनाब हमें पहले ये समझाइए कंप्यूटर साइंस में कौन सा साइंटिस्ट है। तो ये उनके लिए जवाब है कि एक साइंस है जो कंप्यूटर के साथ मुंसलिक है, और हमारे डॉक्टर मोहित जी उसके साइंटिस्ट हैं। और मैं अपनी बात भी करूँ, मुझे भी कहते हैं कि आप म्यूजिक के कैसे साइंटिस्ट हैं, क्योंकि म्यूजिक साउंड का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है, उसमें म्यूजिक एक पार्ट है, और जो इंफॉर्मेशन है, न्यूरो एकॉस्टिज्म है, हमारा काम न्यूरॉन्स के साथ है। और जो चीज हम नई तख्लीक करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट, एक नया समझ लीजिए एक रिसर्च बेस्ड एक जो हम एक एस्पेक्ट देते हैं, एक प्रोजेक्ट देते हैं, उसी चीज से हम जो एक रिसर्चर बनते हैं। तो ये इस चीज के साथ ही हम आज प्रोग्राम का इख्तिताम कर लेते हैं। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज और शब खैर।